आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है माउंटबेटन योजना। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जो हिस्ट्री हमने 1885 से स्टार्ट की, आज जाके वो 1947 तक पहुंच गई। इसके साथ ही हमें आज़ादी प्राप्त हो गई। तो इस चीज़ पूरी घटनाओं को जो हमने एक सीक्वेंस में देखा, तो हिस्ट्री के एक एक चैप्टर आपस में जुड़ते चले गए। इसी क्रम में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है माउंटबेटन योजना 1947। अब इस योजना में क्या था, क्या पृष्ठभूमि थी और क्या इसका रिजल्ट था, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बोली हूँ, इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे। तो पृष्ठभूमि क्या थी इसकी? जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया कि कैबिनेट मिशन को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया तो उसने अपने कुछ प्रावधान रखे। उन प्रावधानों में एक प्रावधान था आपका कैबिनेट मिशन का, इसके प्रावधान थे, एक तो अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, और एक इम्पोर्टेंट था संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो कल की क्लास में पढ़ा चुकी हैं, फिर क्यों बता रही है? एक्चुअली ये सारा कनेक्शन है माउंटबेटन प्लान के भारत आने का। इस योजना के तहत जो अंतरिम सरकार बनी, 1946 में चुनाव हुए, उस चुनाव के क्या परिणाम थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और गुस्सा हो गई, फिर उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाना पड़ा। और उसके विरोध में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उनसे तंग आके या फिर और जो माहौल बन चुका था भारत में दंगों का, उनकी उसी बीच में एटली के द्वारा घोषणा करनी पड़ी कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। तो ये सारी कहानी हमें समझनी होगी कि आखिर क्या अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया उसमें क्या प्रावधान थे या किसकी सरकार बनी थी। ये सब चीज़ें जब हम लोग जानेंगे तभी तो डिस्क्राइब कर पाएंगे अच्छे से कि क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से एटली को घोषणा करनी पड़ी। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे एक जो चीज़ निकल के आई कि जो अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई और यहीं पे जो संविधान सभा के लिए बात की गई, तो बोला गया था कुल 389 सीटों पे चुनाव होने थे। 3989 चुनाव होने थे, जिसमें 296 थी प्रांतों के द्वारा। ठीक है, इन सीटों पे जब चुनाव हुए तो करीबन 208 सीट के करीब किसने जीती है? आपकी कांग्रेस ने। 208 सीटों पे कांग्रेस जीतती है। तो इससे क्या जाहिर होता है, जो सीटें सबसे ज़्यादा जीत के आएगा उसी की सरकार बनेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अंतरिम सरकार किसकी बननी थी? अंतरिम सरकार कांग्रेस को बनानी थी। कि कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, कुल 208 सीटें मिल गई। तो भाई जब कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनानी, तो सीधी सी बात है फिर मुस्लिम लीग गुस्सा हो जाएगी। मुस्लिम लीग को तो पहले से ही ये लग रहा था कि हम अल्पसंख्यक हैं, वो अपने आप को मुस्लिम बहुल आबादी का एक मात्र प्रतिनिधित्व करता मानती थी। और उस बीच में जब अंतरिम सरकार की संविधान सभा के गठन के लिए जो सीटों का चुनाव किया गया, उन सीटों पर फिर से जैसे 1937 के चुनाव हुए थे, कांग्रेस बहुत अच्छे रूप से निकली थी, उसी तरीके से 1946 के चुनाव में अंतरिम सरकार के गठन में फिर से कांग्रेस एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ बाहर आई और 208 सीटों के करीब इसने जीती। तो क्या होता है इसी बीच में, जब 208 सीटें जीती थी है, तो 6 अगस्त को वेवेल जो इस समय भारत के गवर्नर जनरल हैं, कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, चलो आमंत्रित किया गया भैया, जिसका बहुमत है उसी को तो आमंत्रित किया जाएगा। तो 12 अगस्त को कांग्रेस के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। आप एक एक कहानी बस सुनते जाइए, कैसे कैसे एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। जब 12 अगस्त को स्वीकार कर लिया जाता है, तो 16 अगस्त को, सॉरी
16 अगस्त 1946 को लीग, जो मुस्लिम लीग है आपकी, मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल से यही पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया या मनाने के रूप में ऐलान किया या मनाया। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, लेकिन आपकी तो कांग्रेस ने सत्ता में शामिल अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि हम 14 मेंबर्स को मंत्री बनाएंगे, 14 मंत्रिमंडल बनाएंगे, 14 मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। ठीक है, जब आपकी मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाती है तो भारत में और ज़्यादा मतलब सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं, मुस्लिम हिंदू को लेके बहुत ज़्यादा विवाद होता है। तो गांधी जी इस समय जवाहरलाल नेहरू जी को समझाते हैं कि माना कि आप बहुमत में हैं, लेकिन आपको एक बड़कपन दिखाते हुए अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। ये कौन समझा रहा है? गांधी जी आपके नेहरू जी को समझा रहे हैं। नेहरू जी उनकी बात का सम्मान करते हुए कहते हैं चलिए ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं, और जो 14 प्रतिनिधि हैं इनमें से हम 6 प्रतिनिधि कांग्रेस के ले लेते हैं, कांग्रेस के मंत्री ले लेते हैं, और 5 मुस्लिम लीग के और 1 सिख ले लेंगे, सिख समुदाय का, 1 पारसी और 1 ईसाई। इस तरीके से उन्होंने बोला कि हम अपने मंत्रिमंडल में इतने लोगों को शामिल करेंगे। इतना क्लियर है? क्या क्या हमने पढ़ा अब तक कि अंतरिम सरकार के चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस बहुमत के साथ बाहर आती है, फिर कांग्रेस को बेवल हैं आपके वायसराय गवर्नर जनरल, वो सरकार के लिए आमंत्रित करते हैं, तो ये इसको स्वीकार करते हैं, जिसका विरोध करते हुए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इतना क्लियर? इसके बाद क्या होता है, जब गांधी जी फिर नेहरू जी को समझाते हैं कि हमें आपको अपने मंत्रिमंडल में लीग को भी जगह देनी चाहिए, इतना सॉर्टेड है। तो नेहरू जी बोलते हैं ठीक है, हम 6 प्रतिनिधि कांग्रेस के शामिल हो जाते हैं, 5 लीग के कर लेते हैं, एक सांप्रदायिक रूप से मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी को ले लेते हैं। इतना हो जाता है। इसी के आधार पे क्या होता है, 2 सितंबर को 1946 को मंत्रिमंडल नियुक्त किया जाता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है। ठीक है, अब कुछ मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की अंतरिम सरकार बनाई गई थी, अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में कौन मंत्री क्या था, पूछ लिया जाता है। गृह मंत्रालय किसके नेतृत्व में था, कृषि मंत्रालय किसके नेतृत्व में था, या पूछा जाता है कि प्रथम अंतरिम सरकार का रक्षा मंत्री कौन था, या शिक्षा मंत्री कौन था, या रेलवे मंत्री कौन था, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है मुस्लिम लीग ने की तरफ से कौन मंत्री शामिल हुआ था। तो एक्चुअली इसकी थोड़ी सी पहले मंत्रिपरिषद जानेंगे, फिर हम बताएंगे कि लीग पहले क्या होता है। तो स्टार्टिंग में ये लोग घोषणा करते हैं कि 5 मेंबर्स हम मुस्लिम लीग के भी शामिल करेंगे मंत्रिमंडल में। तो शुरू में तो मुस्लिम लीग विरोध करती है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग एक शर्त रख देती है, जिन्ना जी कहते हैं कि हाँ लीग इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लेकिन कब, जब जो मंत्रिमंडल में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि सिर्फ लीग के द्वारा भेजे जाएंगे। लेकिन आपके नेहरू जी इसको मानने से स्वीकार कर देते हैं। वो कहते हैं अगर मैं इस चीज़ को मानूंगा कि मंत्रिमंडल में अगर प्रतिनिधि मुस्लिम लीग से आ रहा है, तो मेरा जो कांग्रेस हिंदू पार्टी बन के रह जाएगी, तो हम मुस्लिम आबादी को रुष्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस की तरफ से अगर पहला प्रतिनिधि मंत्री बनाया जाएगा तो वो मुस्लिम ही होगा। इस स्थिति में फिर गतिरोध हो जाता है। तो फिर बेवेल ना इसके लिए थोड़ा सा जिन्ना को समझाते हैं। जिन्ना से कहते हैं आप इस चीज़ को समझिए, अगर वो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं तो आप भी हिंदू कार्ड खेलिए ना।
भाई जब वो मुस्लिम प्रतिनिधि को कांग्रेस की तरफ से खड़ा कर रहे हैं तो आप भी हिंदू प्रतिनिधि को मुस्लिम की तरफ खड़ा कर दो। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आती है जिन्ना को, और जिन्ना इसके लिए फिर अपने के लियाकत अली, चुन्नीदर और 1 2 3 लोग को भेजते हैं, इस तरीके से शामिल होते हैं। तो कुछ नाम जानते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इसके अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष तो आपके बेवली ही रहते हैं, कि वो गवर्नर जनरल थे। उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष व विदेश मंत्रालय व राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल क्या था? जो राष्ट्र ब्रिटेन के अंदर उपनिवेश रहे थे वो उनका एक ग्रुप बनाया गया था, तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? राष्ट्रमंडल। कौन थे ये आपके? JL नेहरू जी, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला ये मंत्री हो गए। दूसरे मंत्री आप सुनिए, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसको दिया गया? गृह मंत्रालय, संचार और प्रसारण मंत्रालय आपका दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तीसरा मंत्रालय आप लिख लीजिए, कृषि मंत्रालय, कृषि व खाद्य। ये किसको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो आपके प्रथम राष्ट्रपति बने ना, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद एक और चौथा लिख लीजिए आप, रक्षा मंत्रालय किसको मिला? बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह को। इसके बाद फिफ्थ लिख लीजिए आप, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ लिख लीजिए आप अपना शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय मिला C राज गोपालाचारी को। ना 1 2 मंत्रालय और हम लोग लिख लेंगे, जैसे रेल मंत्रालय। रेल मिला आपको आसफ अली। ठीक है, ये अरुणा आसफ अली नहीं है, आप ना सोचो अरुणा आसफ अली जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महिला कार्यकर्ता थी, वो नहीं है, ये आसफ अली आदमी है, ये बहुत बड़े कार्यकर्ता है, समाज वो है आपकी कांग्रेसी, आसफ अली। इसके बाद आपका हो गया शिक्षा और रक्षा हो गया, और एक हो गया श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय मिला था बाबू जगजीवन राम। जगजीवन राम। बाद में आपके जो वित्त मंत्रालय था, पहले तो शामिल नहीं हुई थी मुस्लिम लीग, बाद में वित्त मंत्रालय लियाकत अली को सौंपा गया। लियाकत अली। देख रहे हैं आप, समझ में आ रही है बात आपको? लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, उनको कितना बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है, वित्त मंत्रालय। क्यों? ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में सभी समान है, अल्पसंख्यक जैसी कोई अवधारणा नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लीग को, मुस्लिम लीग को समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी उनका एक ही राग है, भाई हमको पृथक राष्ट्र चाहिए, पृथक राष्ट्र चाहिए, पृथक राष्ट्र चाहिए। बस इसी राग को अलापते हैं और वो सांप्रदायिक दंगे करने लगते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर अंतरिम सरकार का चुनाव होता है, कांग्रेस चुन के आती है, कांग्रेस के द्वारा 2 सितंबर को मंत्रिमंडल नियुक्त किया जाता है और ये मंत्री बनाए जाते हैं। इतने पॉइंट एक क्लियर हुआ। अब इसके आगे की कहानी क्या हो रही है? आगे की कहानी में क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो भारत के जगह जगह हर हिस्से में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब सांप्रदायिकता का माहौल है, जन विद्रोह हो रहे हैं, कोई आज़ादी के नाम पर सब लड़े जा रहे हैं। उस माहौल में ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली को स्पष्ट रूप से ये निश्चित हो गया, ये संतुष्टि मिल गई कि अब भारत में हम ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते और भारत जैसा उपनिवेश अब हमारे लिए कोई ज़्यादा उपयोगी भी नहीं रहा है। उपयोगी रहेगा तब तो हम दोहन करेंगे, जब उपयोगी ही नहीं बचा तो हम क्या दोहन करेंगे? इससे बेटर इनको छोड़ दिया जाए। तो इसी विचारधारा के साथ एटली, जो क्लीमेंट एटली हैं आपके, क्लीमेंट एटली
जी घोषणा करते हैं, घोषणा इसको बोलते हैं इटली घोषणा। घोषणा कब करते हैं ये? फरवरी फेब 1947 में। ये घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली साहब घोषणा करते हैं कि हम भारत को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, हम भारत को स्वतंत्र घोषित करेंगे, भारत को स्वतंत्रता देंगे, स्वतंत्रता देंगे। और क्या घोषणा की जाती है? इनने इनने बोला कि हम 30 जून, डेट याद रखिएगा, 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देंगे। देंगे, ये हो गया। 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, ठीक है, सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। फिर इन्होंने एक चीज बोला कि इस पॉइंट को लिखिए, इन्होंने एक डेट निर्धारित की कि हम 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सत्ता भारत को छोड़ के चली जाएगी और आप लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। यहाँ तक के लिए, लेकिन उन्होंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया कि अब 1 साल का टाइम भाई हम आपको दे रहे हैं, भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग। इन्होंने एक चीज और बोला कि जो जैसे जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में चुन के आई, एक बहुसंख्यक वर्ग आया, तो उन्होंने कहा कि हम बहुसंख्यक वर्ग की प्रगति को देखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम आगे कोई भी निर्णय अगर देंगे, या ऐसा कोई जो निर्णय हम देने जा रहे हैं, वो निर्णय अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग दोनों के हितों को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम दोनों के मतों को एक ऐसा समायोजन का रास्ता निकालेंगे जिस निर्णय से दोनों लोग सहमति प्रदान कर सके। और उन्होंने एक चीज और बोली कि 1 साल का हम आपको टाइम दे रहे हैं, इस टाइम के अंदर आप लोग डिसाइड करिए, अगर आप अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, आप डिसाइड करिए कि भारत को किस तरीके से आज़ादी देनी है, किस वर्ग के हाथ में सत्ता सौंपनी है, अल्पसंख्यक वर्ग को सत्ता देनी है या बहुसंख्यक वर्गों की, आपको डिसाइड करना। और एक और चीज बोला, अगर आप ये डिसाइड करने में सक्षम नहीं रहे, अगर आप इसको नहीं तय कर पाए कि सत्ता किसके हाथ में सौंपी जाए, तो हमें जो उचित लगेगा हम उसको सत्ता सौंप देंगे। ये इटली की घोषणा थी। अब इटली अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए वेवेल को भारत से वापस बुला लेते हैं और माउंटबेटन को एज ए गवर्नर जनरल भारत भेजते हैं। तो बोला जाता है गवर्नर जनरल माउंटबेटन को भारत सत्ता शासन करने के लिए नहीं भेजा जाता, केवल सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए, जो उनकी घोषणा है उसको एक नया रूप देने के लिए बस भेजा जाता है, ताकि आप जाइए भारत की जनता को बताइए कि हम आपको आज़ादी देने वाले हैं और भारत की आज़ादी का प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से हिंदू मुसलमान जो एरिया हैं उनका हम वर्गीकृत करेंगे, इसके बारे में हम डिसाइड करके आप बताइए। तो इसके लिए माउंटबेटन जी को भारत में भेजा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए माउंटबेटन, माउंटबेटन को वो 24 मार्च को भारत भेजते हैं, 24 मार्च 1947 को भारत आता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये भारत आया। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, माउंटबेटन योजना क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना या प्लान, ये योजना है, इसको इंपॉर्टेंट है। अब ये योजना कब आई थी? इन्होंने 3 जून 1947 को प्रस्तुत की। इसलिए इस योजना को जून प्लान भी कहते हैं, जून योजना भी कहते हैं, जून योजना भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी योजना से पहले की बातें समझेंगे। माउंटबेटन जब भारत आते तो ऐसा तो है नहीं कि आते ही उन्होंने जैसे मार्च में आए, आते ही बोल दिया कि चलो हम भारत को आज़ाद कर दिए, ऐसा नहीं है। पहले वो जाके हर लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, जैसे वो देसी रियासतों से मिलते हैं, पूछते हैं कि आप किस तरीके का भारत चाहते हैं,
वो मुस्लिम लीग से मिलते हैं, पूछते हैं कि आपको किस तरीके का भारत चाहिए। कांग्रेस से मिलते हैं, कांग्रेस से पूछते हैं कि आपकी नज़र में एक भारत कैसा होना चाहिए। तो लीग तो भैया बोलती है कि हमें तो द्विराष्ट्र चाहिए, हमें पृथक पाकिस्तान चाहिए। उनने अपना स्पष्ट मत दे दिया। देसी रियासतों ने बोला कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हम स्वस्थ, हेल्दी, अखंड भारत चाहते हैं। इतने सारे विरोधाभास की स्थिति में माउंटबेटन को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या किस तरीके का प्लान तैयार करें। उन्हें प्लान तैयार करने को भेजा गया है ना। इनको बोला गया कि आप जाके एक ऐसी योजना बनाइए जो सबको सर्वविदित हो, मान्य हो, और उसके आधार पे हम भारत का शासन स्वतंत्रता दे सकें। तो माउंटबेटन प्लान से पहले, ये आपके योजना देने से पहले एक वो बाल्कन प्लान देते हैं। बाल्कन बाल्कन प्लान, ये बाल्कन प्लान क्या है? वैसे कभी को पूछा जा सकता है कि बाल्कन प्लान माउंटबेटन प्लान को भी बोला जाता है या माउंटबेटन योजना देने से पहले थोड़ा सा ये दिया जाए। बाल्कन की कंट्रीज आपने सुना होगा, यूरोप में जब आप पढ़ेंगे तो यूरोप में छोटे छोटे जो स्टेट्स थे सबको स्वतंत्र घोषित करके एक बाल्कन प्लान तैयार किया गया था। तो उसी बाल्कन प्लान के आधार पर इन्होंने यहाँ बाल्कन प्लान दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम जो प्रांत जैसे स्वतंत्र होना चाहते हैं उनको वैसे स्वतंत्र कर देते हैं, देसी रियासतों को स्वतंत्र कर देते हैं। व्यक्तिगत रूप से सब इंडिविजुअली स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बाहरी रूप से, एक संघ रूप से आपस में जुड़े रहेंगे। इस प्लान को वो पटेल जी के पास लेके जाते हैं। पटेल जी सीधे रूप से इसको नकार देते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं भाई, एक अखंड भारत को, अभी तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हो रही थी, आप इसको और भागों में विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन ये प्रस्ताव तो हमें मंजूर ही नहीं होगा। तो इसके बाद वो अपना एक माउंटबेटन प्लान देते हैं। उसी में क्या क्या प्रावधान किए गए वो देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि चलो हम भारत का विभाजन करेंगे। डिसाइड हो गया कि अब भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो इन्होंने बोला कि हम स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्रता देंगे। पहला पॉइंट तो यही लिख लो। दूसरा पॉइंट बोला कि स्वतंत्रता के किस आधार पर स्वतंत्रता दी जाएगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी थी, किस तरीके से डिवीजन किया जाएगा। तो उन्होंने बोला जैसे बंगाल, बताएंगे अभी सारा, बंगाल है, असम, असम का सिलहट वाला जिला था, सिलहट जिला था एक, वहाँ मुस्लिम बहुत आबादी थी, सिलहट। और आपका पंजाब, सिंध, यहाँ पे मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिमंडल तय करेगा। ठीक है। और एक और था आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में जनमत संग्रह कराया जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे, दोबारा से लिखते हैं, चलो गड़बड़ हो गया। पहला पॉइंट है बंगाल, पंजाब व सिंध। सिंध में क्या किया इन्होंने, मंत्रिमंडल तय करने वाला था। जो विधानसभाएं थी, मंत्रिमंडल, विधानसभाएं थी ना, मंत्रिमंडल विधानसभा के सदस्य तय करेंगे। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा बोला गया इन्हें कि जो आपका बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान और सिलहट, जो सिलहट जिला है असम में, असम, वहां पे क्या कराएंगे, जनमत संग्रह के आधार पे होगा कि वो किधर जाने चाहेंगे। अब बंगाल, पंजाब, सिंध में क्या था, इन्होंने कहा मंत्रिमंडल में भी हम ऐसे नहीं कराएंगे हिंदू मंत्रियों से मुसलमान मंत्रियों से एक साथ संग्रह कराएं। उन्होंने कहा कि हम सबसे अलग अलग बैठक करा के मीटिंग करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे किस तरीके से भारत का डिवीजन हो। तो हम थोड़ा सा उसको मैप में समझें कि किस तरीके से भारत के डिवीजन की बात की गई। अगर इस तरीके से भारत का मैप बना दिया जाए, इस तरह तो पहले ही ऐसा था ना, भारत पूरा इस तरीके से पूरा भारत है। तो इसमें अगर हम पेन चेंज कर लें,
ये वाला एरिया हो गया आपका बलूचिस्तान, ये हो गया आपका, सॉरी, ये एरिया हो गया आपका सिंध का, है ना, ये सिंध वाला एरिया हो गया। यहाँ पे ऊपर हो गया आपका बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया। और ये वाला एरिया हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट इधर आ गया आपका ये बंगाल। इधर थोड़ा मैप जगह कम है तो बंगाल के दो हिस्से हो गए, एक इधर हो गया आपका पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल, और इधर ये हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। यहीं पे एक छोटा सा जिला है सिलहट। इस एरिया को इस तरीके से डिवाइड करके अगर देखा जाए तो यहाँ इन्होंने जो बंगाल में जनमत संग्रह कराया, तो एक हिस्सा ये पूर्वी वाला हो गया, ये हो गया पश्चिमी। तो पूर्वी वाले आबादी थी, उसने कहा कि हम पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, तो वो ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। वहाँ वो सिलहट वाला जिला था, वहाँ पे जनमत संग्रह कराया, तो उस जनमत संग्रह ने स्पष्ट बोल दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहेंगे। तो ये पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया, ये आपके पाकिस्तान में चला गया, ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा आपका बांग्लादेश में चला गया, ये वाला हिस्सा। और ये पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी बंगाल था, ये पश्चिमी बंगाल अपना जो स्टेट है पश्चिम बंगाल, वो अलग हो गया। तभी आप थोड़ा सोचो, हम उस एरिया को पश्चिम बंगाल स्टेट क्यों बोलते हैं, जबकि उधर तो पूरब है। लेकिन जो बांग्लादेश का जो डिवीजन किया गया ना, जो बांग्लादेश ये डिवीजन करके ये वाला जो पूर्वी वाला पार्ट है ये आपका बांग्लादेश पाकिस्तान में चला गया, और ये पश्चिमी वाला टाइम एरिया जो भारत में गया उसको पश्चिमी बंगाल बोल दिया गया, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होगा, जो पाकिस्तान का पंजाब का डिवीजन हुआ तो पूर्वी वाला भाग भारत में आ गया और पश्चिमी वाला भाग आपका पाकिस्तान में चला गया। बलूचिस्तान ने स्पष्ट बोल दिया कि हम तो भैया पाकिस्तान में जाएंगे। सिंध ने के मंत्रियों ने कह दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। इस तरीके से भारत का डिवीजन हो गया और जो देसी रियासतें थी उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि वो किस में शामिल होंगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब, बलूचिस्तान हो गया। और इसके बाद क्या बोला गया, जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, देसी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। रियासतें, रियासतें इच्छा अनुसार शामिल हो सकती थी। तो जिसमें ज्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन 3 रियासतें थी जो बड़ी बड़ी, जैसे आपकी जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद, और आपकी एक रियासत थी कश्मीर। इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया शुरू में, लेकिन बाद में कहीं जनमत संग्रह कराया गया, कहीं पुलिस कार्रवाई चलाई गई और फिर वहां से शासक से बात करके इन लोगों को भारत में फिर मिला लिया गया। इतना ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इन्होंने माउंटबेटन प्लान में एक चीज़ और इन्होंने कही कि पहले ये डिवीजन हो गया, इन्होंने कहा कि जब तक डिवीजन, जब तक ये भारत का डिवीजन नहीं हो जा रहा, तब तक जो संविधान है, जो संविधान सभा गठित की गई है 1946 में, वो अपना कार्य करती रहेगी। और जब वो संविधान बन के तैयार हो जाएगा, फिर जो राज्य स्वतंत्र होंगे, जो प्रांत स्वतंत्र हो चुके होंगे, अगर वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहेंगे तो वो अपना एक अलग संविधान बना लेंगे। इस तरीके से उन्होंने माउंटबेटन योजना में स्पष्ट रूप से भारत के विभाजन की रूपरेखा का तैयार प्रस्तुत की। जिस योजना को इन्होंने, माउंटबेटन जो योजना थी, इसको फिर इन्होंने अपने ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया। ब्रिटेन की संसद में इसको कब प्रस्तुत किया गया, 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, जिसको 18 जुलाई को स्वीकृति दे दी गई। स्वीकृति मिल गई। इसी स्वीकृति के आधार पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 प्रस्तुत किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना की परिणति थी, तो वो आपकी माउंटबेटन योजना की परिणति थी। और पूछा जाता है कि किस डेट को ये आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पेश किया गया या मंजूरी दी गई, तो इसको मंजूरी आपकी दी गई है आपके 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी मिल जाती है, फिर इसको भारत भेजा जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। भारतीय स्वतंत्रता, क्योंकि ये ब्रिटिश के द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम है जो हमें आज़ादी देता है। जो अधिनियम का सिलसिला 1764 से चला था, 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट का सिलसिला चला, वो फाइनली जाके 1947 में खत्म हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें पहला प्रावधान तो ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नाम से दो पृथक राष्ट्रों का निर्माण किया जाएगा। पहली बार किसी अधिनियम में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया गया। तो पहला प्रावधान यही था कि भारत व पाकिस्तान नाम से दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। डोमिनियन शब्द का यूज हुआ था, से दो डोमिनियन राज्य बना दिए जाएंगे। पहला तो यही हो गया, बना दिए जाएंगे। और बोला गया कि जिस आधार पे हमने क्षेत्रों का डिवीजन किया है उस तरीके से डिवीजन होगा, लेकिन जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक जो वहाँ का शासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पे आप अपना शासन चलाएंगे, और ब्रिटिश सरकार का अब कोई नेतृत्व आपके पास नहीं रहेगा। और आपकी जो ब्रिटिश सरकार का जो गवर्नर जनरल है उसको पद को हटा दिया जाएगा, और दो गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। एक पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया, एक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पाकिस्तान ने अपना प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को नियुक्त किया, वहीं भारत ने माउंटबेटन को ही अपना प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद जब आज़ादी के बाद अगर भारतीय गवर्नर जनरल बोला जाता है तो आपके सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल ने। फिर एक पॉइंट आता है कि इन्होंने बोला कि सीमा का निर्धारण तो हमने पेपर पे तो कर दिया, लेकिन वास्तविकता के देने के लिए भी तो एक आयोग बनाया जाना चाहिए। तो उस आयोग को बनाने के लिए इन्होंने सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाला था। तो क्या आयोग बनाया गया? सर रेडक्लिफ आयोग बनाया गया। एक रेडक्लिफ आयोग की गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। ये आयोग ने भारत और पाकिस्तान की भी सीमा का निर्धारण किया। पश्चिमी वाले पाकिस्तान फिर पूर्वी भारत, जो बांग्लादेश का हिस्सा जो अलग हुआ था पूर्वी बंगाल, और सिलहट वाला जिला बना के एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। और पश्चिम का जो आपका बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमी पाकिस्तान था, पश्चिमी पंजाब था, उस एरिया को मिला के एक पाकिस्तान बनाया गया। इस तरीके से जो सिलसिला हमारा 1885 में हमने शुरू किया अपनी आज़ादी का, 1947 में फाइनली जाके हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और ये भी बोला गया है संविधान, जब तक आपका संविधान बन के तैयार नहीं हो रहा तब तक आप अपने 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कार्य करेंगे, और जिस दिन आपका संविधान बन के स्वतंत्र बन के तैयार हो जाएगा उस दिन आप स्वतंत्र रूप से अपने देश की रूपरेखा अपने संविधान के अनुसार चलाएंगे। तो इस तरीके से लंबे से टाइम पीरियड में भारतीयों के द्वारा बहुत ही अपनी आज़ादी को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया गया। कभी उतार आया तो कभी चढ़ाव आया, लेकिन विषम परिस्थितियों में हम लोग निरंतर अपनी आज़ादी के लिए एकजुट होकर अग्रसर लगे रहे। और फाइनली हमने 1947 को वो दिन, 15 अगस्त 1947 के दिन, वो दिन भी देखा जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहरा के भारत की आज़ादी की घोषणा की। कहा जाता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त को आपके भारत को आज़ादी मिली। इसी दिन बोला जाता है कि 15 अगस्त को लाल किले पर जब जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया तो इतनी बड़ी आबादी में जनता वहाँ पे इकट्ठी थी। उस आज़ादी के पल को देखने के लिए वो लोग व्याकुल थे। एक तरफ हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे कि हम स्वतंत्र हुए, एक तरफ वहीं हम अपने मुस्लिम भाइयों से बिछड़ने का या हिंदू आबादी को बिछड़ने का दुख भी मना रहे थे। एक ऐसी स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई जो आंसुओं के साथ खुशी के आंसू भी थे, दुख के आंसू थे। एक स्वतंत्र
होने की खुशी तो थी, वहीं साथ में हमें अपनों से बिछड़ने का भी गम था। तो आई थिंक आप लोगों को ये आज़ादी की कहानी अच्छी लगी हो। थैंक यू।